गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक जो है हमने पढ़ा था राष्ट्रीय सभा के बारे में। राष्ट्रीय सभा ने जो है अपने आप को राष्ट्रीय संविधान सभा घोषित कर लिया था और संविधान निर्माण के कारण ही जो है राष्ट्रीय संविधान सभा कहलाई थी। अपने 2 साल के अल्पकालीन टाइम पीरियड में राष्ट्रीय संविधान सभा ने अपने कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति की, उसमें कुछ कमियां भी थी। हालांकि उनके द्वारा ये अध्यादेश पास कर दिया गया, आत्म त्याग अध्यादेश, जिसके कारण कोई भी संविधान सभा को निर्माण में शामिल व्यक्ति आगे विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता था, जिसके कारण जो है आगे उनके पद समाप्त कर दिए गए। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय संविधान सभा का निर्माण करता कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय संविधान सभा में था वो आगे विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता था। तो अपने 2 साल के टाइम पीरियड के बाद जो है राष्ट्रीय संविधान सभा पूरी तरह से भंग हो गई, पूरी तरह से उसका पतन हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं व्यवस्थापिका सभा के बारे में। व्यवस्थापिका सभा राष्ट्रीय सभा का स्थानांतरण जब राष्ट्रीय संविधान सभा में हुआ तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके और कुछ कमियों के रहते जब 2 साल के टाइम पीरियड में उसका पतन हो गया, तो अक्टूबर 1791 से लेकर के जो है सितंबर 1792 का जो टाइम पीरियड था, ये छोटा सा टाइम पीरियड जो है व्यवस्थापिका सभा का था। व्यवस्थापिका सभा जिसको विधानसभा भी कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके सदस्यों की चुनाव प्रक्रिया क्या थी, चुनाव संरचना क्या थी। विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया और संरचना। विधानसभा के जो सदस्य हैं, अभी जो है हमने पहले ये बात करी थी संविधान सभा को पढ़ते हुए, जब हम राष्ट्रीय संविधान सभा की उपलब्धियों को पढ़ रहे थे तभी हमने बात की थी कि इसमें जो है पूरे फ्रांस की 2 करोड़ 60 लाख जनसंख्या थी और उस 2 करोड़ 60 लाख जनसंख्या में से 2 तरह के मतदाता थे, सक्रिय और निष्क्रिय। 2 तरह के नागरिक थे, सक्रिय और निष्क्रिय, जिनको कहा गया था। तो 2 करोड़ 60 लाख जनसंख्या में से 43 लाख लोग ही जो है मत देने वाले थे, मत देने के अधिकारी थे। तो 2 करोड़ 60 लाख में से 43 लाख ही मतदाता थे। बाकी की जो बची हुई जनसंख्या है वो मत नहीं देती थी, क्योंकि वो फ्रांस को कर नहीं देती थी। तो इस तरह से 43 लाख मतदाता थे। यहाँ पे मतदाताओं के भी 2 मतदाता थे, तो नागरिकों को यहाँ पे 2 पार्ट्स में बांट दिया गया था। 43 लाख तो वो थे जो कि मत देते थे, सक्रिय नागरिक, और इस 2,60,000 में से एक पार्ट जो है ये था जो सरकार को जो है कर नहीं देता था और उनको मत देने का अधिकार नहीं था, तो उनको क्या कहा गया था, निष्क्रिय नागरिक। तो यहीं पे जो है समानता का जो शब्द उन्होंने यूज किया कि हर लोगों के लिए, पूरे फ्रांस के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो न्याय था वो समान था। यहीं पे समानता का वो शब्द है, उसका अर्थ खत्म हो जाता है, क्योंकि यहीं पे उन्होंने फ्रांस के लोगों का विभाजन कर दिया था। जो कर देने वाले व्यक्ति थे उनको ही मताधिकार था, और जो निर्धन गरीब जो खेतीहार मजदूर थे, श्रमिक थे, उनसे जो है मत का अधिकार छीन लिया गया था। तो ये कहाँ की समानता थी? तो एक बहुत बड़ी कमी थी। राष्ट्रीय संविधान सभा जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने में या फिर अपने लक्ष्यों में असफल होने में ये मुख्य कमी साबित हुई कि उसने फ्रांस की जनता के 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार से सक्रिय नागरिकों, जिनमें 43 लाख मतदाता थे, 43 लाख मतदाताओं ने 745 लोगों का चुनाव किया
और उन 745 लोगों को फ्रांस के 83 प्रांतों से चुना गया था। फ्रांस के 83 प्रांतों से 745 मतदाताओं के चुनाव के द्वारा 745 सदस्यों का चयन किया गया था। इस चयन प्रक्रिया में जो है फ्रांस की जो विधानसभा थी उसमें भी सदस्यों का फिर आगे वर्गीकरण हो गया। इनके सदस्यों का भी जो 745 सदस्य थे बाद में वर्गीकरण हो गया। इसमें जो है 745 सदस्यों में सारे ही सदस्य मध्यम वर्ग के थे, बुर्जुआ वर्ग के थे। आयु में वो कम थे, आयु में ही कम नहीं अपितु उनका अनुभव भी बहुत कम था। उनमें ज्यादातर जो सदस्य थे वो अनुभवहीन थे। उनके बारे में एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने पंक्तियां कही हैं कि ये जो विधानसभा के 745 सदस्य चुने गए थे, इनमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके बाल सफेद हों। बाल सफेद होने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो बूढ़ा नहीं था, बल्कि बाल सफेद होने का तात्पर्य ये है कि अनुभव की कमी थी। उनमें जो है अनुभवहीन व्यक्ति ज्यादा थे, कम अनुभवी व्यक्ति ज्यादा थे, और जो है अनुभवी व्यक्तियों की उनमें कमी थी। तो इस प्रकार से 745 सदस्यों का ये चुनाव किया गया। ये सारे ही मध्यम वर्ग से संबंधित थे, बुर्जुआ वर्ग से संबंधित थे, कम अनुभवी व्यक्ति थे और क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे। तो अब जो ये 745 सदस्य थे, इन सदस्यों का भी जो है विभाजन था। ये जो विधानसभा थी इनमें भी ये 5 भागों में बटे हुए थे। तो सबसे पहला जो पार्ट था वो था संविधानवादियों का। संविधान सबसे पहला जो पार्ट था उसमें जो है संविधानवादी थे, और ये ऐसे लोग थे जो देश में संवैधानिक शासन प्रणाली लागू करना चाहते थे। वो राजतंत्र को समाप्त करने के पक्ष में थे कि राजतंत्र समाप्त होना चाहिए और संविधान का जो शासन है वो देश में लागू होना चाहिए। तो ये पहले तरह के लोग थे, और इनको जो है जो संविधान का संरक्षण चाहते थे। संविधान तो लागू होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो है राजा की सत्ता वो समाप्त नहीं करना चाहते थे कि राजा भी हो और संविधान भी लागू हो, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र वो चाहते थे। तो संवैधानिक राजतंत्र को मानने वाले समर्थकों में जो लोग थे वो राजा को भी जो है कुछ सीमित शक्तियों के साथ अपना मुख्य नेता मानना चाहते थे और मानते थे, और जो है आगे वो ये भी चाहते थे कि संविधान के रूल रेगुलेशन है वो भी फ्रांस में लागू हों। तो इस प्रकार से संविधानवादी थे। ये राजतंत्र और संविधान दोनों की जो मिली जुली सरकार थी वे चाहते थे। तो इनके जो नेता थे वो उनको फेइयां कहते थे, क्योंकि वो फेइयां नामक जगह पे इकट्ठे होके ही अपनी बैठकें करते थे। दूसरी तरह के जो लोग थे वो जो है राजतंत्रवादी थे। राजतंत्रवादी तो राजतंत्रवादी जो लोग थे वो राजतंत्र के समर्थक थे, राजतंत्र का वो समर्थन करते थे। इनकी संख्या 100 थी। वे चाहते थे कि फ्रांस की जो पहले की स्थिति थी, जो राजा का जो शासन था वो जो है लागू हो जाए, लेकिन उस पे जो है राजा की जो शक्तियां हैं उन पे वो सीमितता चाहते थे कि राजा को सीमित से अधिकार दिए जाएं, पहले की तरह निरंकुश पद राजा का ना हो, और जो है फ्रांस में राजतंत्र लागू हो जाए। तो ये जो इनके लोगों की जो है संख्या होती 100, ये जो है चर्चों में इकट्ठे होते थे और अपनी बैठकें करते थे। और इसके बाद जो तीसरा जो पार्ट था उनमें वो था तीसरा सेंटर दल के लोग। सेंटर दल, तीसरा जो दल था वो सेंटर दल था, और इस दल के जो नेता थे शुरुआत में वो किसी के भी साथ नहीं थे, स्वतंत्र थे, और उनकी विचारधारा जो है अन्य जो दल थे उन सबसे अलग थी। तो इस प्रकार से जो है चौथा जो दल था वो था गणतंत्रवादियों का। गणतंत्रवादियों का दल था, और गणतंत्रवादियों की संख्या 245 थी। 245 सदस्यों में से इनका मानना ये था कि फ्रांस में
राजतंत्र का राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत हो जाए और यहाँ पे जो है गणतंत्र स्थापित हो जाए। तो ऐसा मानने वालों की संख्या जो है 245 थी और 245 गणतंत्रवादी जो है ये चाहते थे कि फ्रांस में राजतंत्र का जो है पूर्ण रूप से अंत हो जाए और गणतंत्र यहाँ पे पूर्ण रूप से आगे जो है लागू कर दिया जाए। तो जो चौथा दल था इसके सदस्यों की संख्या जो है 236 थी, 236 लोग थे जो ये गणतंत्रवादी थे। तो इनमें भी दो तरह के वर्ग बटे हुए थे गणतंत्रवादियों में। एक था जीरोदिस्त एक उदारवादी गणतंत्र को मानने वाले लोगों की संख्या थी। तो जीरोदिस्त जो लोग थे वो ये मानते थे कि फ्रांस में गणतंत्रात्मक व्यवस्था शुरू हो जाए। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं गणतंत्रवादियों की। गणतंत्रवादी जो थे उनकी सदस्यों की संख्या 236 थी और 236 गणतंत्रवादियों में जो है दो पार्ट बटे हुए थे, दो भागों में गणतंत्रवादी बटे हुए थे। उनका मुख्य जो ध्येय था, उनका मुख्य जो लक्ष्य था वो ये चाहते थे कि फ्रांस में राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत कर दिया जाए और गणतंत्र की पुनः जो है स्थापना कर दी जाए। तो इस मंशा को रखने वाले लोगों की संख्या जो है 236 थी। यहाँ पे 236 सदस्य भी जो है दो भागों में बटे हुए थे, जीरोदिस्त और जैकोबिन। जीरोदिस्त जो लोग थे, जीरोदिस्त उनको इसीलिए कहा गया था क्योंकि वो जीरोंद नामक जगह पे इकट्ठे होकर अपनी बैठक करते थे, इसीलिए जो है उनको जीरोदिस्त कहा जाने लगा, जीरोदिस्त गणतंत्रवादी जो है कहा जाने लगा। और इनकी संख्या जो है 96 के करीब थी, 96 के करीब थी और ये जीरोंद जगह पे इकट्ठे होने के कारण जीरोदिस्त कहलाए। और ये जो है कुछ उदारवादी विचारों के थे और उदारवादी विचारों के चलते ही फ्रांस में जो है ये गणतंत्र लाना चाहते थे। उसके बाद जो है जीरोदिस्तों के बाद एक अन्य दल भी था गणतंत्रवादियों का जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। उनको जो है जैकोबिन कहते थे। जैकोबिन एक चर्च था और उस चर्च में जो है गणतंत्रवादी इकट्ठे होते थे। उस चर्च में इकट्ठे होने के कारण, उनकी उसमें बैठक होने के कारण जो है वो जो चर्च था वो जैकोबिन क्लब कहलाया और उसके जो सदस्य थे वो जैकोबिन कहलाए। और जो ये जैकोबिन गणतंत्रवादी थे इनकी संख्या जो है 140 के करीब थी और ये भी फ्रांस में गणतंत्र लाना चाहते थे, लेकिन ये गणतंत्र जो है क्रांति के माध्यम से लाना चाहते थे। असभ्य से लोग थे इस दल को मानने वाले जो थे जैकोबिन क्लब के जो समर्थक थे वो असभ्य से कहे जाने वाले लोग थे। तो इनमें जो है रॉबस्पियर, दांते और मायरा की हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने बात की विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया की कि उसके सदस्यों का चुनाव फ्रांस की 2,60,00,000 जनसंख्या में से 43 लाख जो मतदाता थे उन्होंने 745 सदस्य चुने। 745 सदस्यों को जो है 4 पार्ट बने हुए थे, उसमें 4 तरह के सदस्य आए। तो पहले तरह के जो सदस्य थे वो संविधानवादी थे, वो राजा की शक्तियों पे अंकुश लगा करके जो है संविधान का शासन लागू करना चाहते थे। दूसरे जो राजतंत्रवादी थे वो जो है राजा के पूर्ण रूप से समर्थक थे, वो चाहते थे कि राजतंत्र आ जाए लेकिन वो भी राजा की शक्तियों पे अब अंकुश चाहते थे। तीसरे जो सदस्य थे सेंटर पार्टी के, वो जो है किसी भी दल के तरह उनकी कोई मान्यता नहीं थी, वो स्वतंत्र सदस्य थे। और गणतंत्रवादी जो थे उनमें 2 तरह के सदस्य थे, वो गणतंत्रात्मक समाज जो है चाहते थे और गणतंत्रात्मक फ्रांस में जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था वो चाहते थे। और इसीलिए जो है वो एक राजतंत्र की पूर्ण रूप से अंत करके गणतंत्र का शासन फ्रांस में चाहते थे। उनमें भी 2 पार्ट थे, जीरोदिस्त और जैकोबिन। तो यहाँ पे जो है विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया और संरचना के बारे में जो है हमने समझ लिया है। तो इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे विधानसभा की समस्याओं की। विधानसभा की समस्याएं। तो जो शुरुआती ये जो विधानसभा थी इसमें 4 तरह के सदस्य थे, इनके सामने क्या क्या समस्याएं आई
ये जो है हमें अब चर्चा करनी है। इनकी समस्याओं की चर्चा करेंगे, तभी उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि कैसे उन्होंने इन समस्याओं पे निजात पा करके कुछ ना कुछ उपलब्धियां हासिल की और कैसे वो अपने लक्ष्यों में जो है लक्ष्यों को पूर्ण करने में असफल रहे। तो सबसे पहले उनके सामने जो समस्या आई थी वो थी जो है लुई 16वें की समस्या थी। लुई 16वें जो है विभिन्न विदेशियों के साथ मिलकर के, वो विदेशी जो यहाँ पे फ्रांस में संविधान सभा के द्वारा नवनिर्मित संविधान जब बना दिया गया और नवनिर्मित संविधान को ही फ्रांस में लागू करने के लिए राजा ने भी आदेश दे दिए, तो कुछ लोग जो है कुलीन कहे जाते थे वो फ्रांस छोड़कर अन्य दलों में शिफ्ट हो गए, वो वहां पे चले गए। तो यहाँ से चले गए तो यहाँ पे लुई 16वां ये चाहता था कि उन लोगों के साथ मिलकर के वो इस क्रांति का दमन कर दे। तो यहाँ पे लुई 16वें के उन लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र जो चल रहे थे इस विधानसभा के खिलाफ और संविधान के खिलाफ, ये सबसे बड़ी समस्या थी विधानसभा के सदस्यों के सामने कि कैसे जो है लुई 16वें और उन कुलीनों के बीच जो षड्यंत्रकारी गतिविधियां चल रही हैं उनको किस प्रकार से दबाया जाए। दूसरी जो समस्या थी विधानसभा के सामने, दूसरी समस्या ये थी कि जो बास्तील का पतन हो गया था, जो बास्तील के दुर्ग या उसके आसपास के क्षेत्रों में जो कुलीन रह रहे थे वो भी राजा के समर्थक थे और वो भी जो है ये चाहते थे कि पुनः राजतंत्र की स्थापना हो जाए और ये जो गणतंत्रवादी क्रांतिकारी विचारों के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं इनके जो लक्ष्य हैं पूर्ण रूप से मिट्टी में मिल जाएं। तो वो भी जो है क्रांति को समाप्त करने के लिए, क्रांति को पतन के कगार पे लाने के लिए कोशिशें कर रहे थे, जो कि और विधानसभा के सामने समस्याएं खड़ी कर रहे थे। तीसरी जो समस्या थी विधानसभा की, तीसरी समस्या में जो है पादरियों की समस्या थी। तीसरी जो मुख्य समस्या साबित हुई वो पादरियों की समस्या साबित हुई। और इन पादरियों की समस्या में जैसे कि हमने पीछे चर्चा की थी कि पादरियों के लिए जो है संविधान सभा ने सिविल संविधान का निर्माण किया था। इन पे जो चर्च का मुख्य पोप था, पोप पायस छठा, उसके संरक्षण में बहुत सारे पादरी इकट्ठे हो गए थे और वो जो है नव निर्मित जो संविधान था पादरियों के लिए, जो एक सिविल संविधान की जो है संविधान सभा ने रचना की थी, जिसमें जो हम उनके जो धार्मिक आचरण के बारे में और उनकी संपत्ति, सीमित संपत्ति के बारे में चर्चा थी, तो उस संविधान पे इन्होंने साइन करने से मना कर दिया, जिसके कारण जो है क्रांति का एक भड़काव यहाँ पे देखा जा सकता है। तो पादरी लोग उस पे जो है साइन नहीं कर रहे थे और उनके हस्ताक्षर के बिना वो जो है जो भी नियम कायदे कानून थे उनके ऊपर लागू नहीं किए जा सकते थे। तो ये भी समस्या विधानसभा के सामने एक मुख्य समस्या थी। तो क्रांति को असफल बनाने का हर भरपूर प्रयास जो है पादरी लोग कर रहे थे। तो चौथी जो समस्या थी वो थी विभिन्न दलों की समस्या। जो ये विभिन्न दल थे, हमने बात की संविधानवादियों का जो दल था, राष्ट्रवादियों का जो दल था, गणतंत्रवादियों का जो दल था, या फिर जिसमें जो है एक स्वतंत्र दल था, सेंटर दल। तो ये जो चार दल थे, ये जो है इन विधानसभा के सदस्य यदि किसी दल में ना बटे होते, अभी तो संयुक्त रूप से 745 सदस्य अनुभवी होते और उनका बंटवारा ना किया होता, तो ये कोई समस्या नहीं थी, कोई भी जो है आगे कठिनाई उनके सामने खड़ी ना होती। तो ये सदस्य का बंटवारा जो था विभिन्न दलों में, ये जो है विधानसभा के लिए मुख्य रूप से एक समस्या बन गया, क्योंकि इसके सभी जो सदस्य थे वो अलग अलग विचारों के थे और वो आपस में परस्पर जो है झगड़ों में उलझे रहते थे और उनमें आपसी जो है एकता नहीं थी, आपसी भटकाव की स्थिति थी और आपसी एकता की कमी थी और उसी एकता के अभाव के कारण जो है वो आपस में विचारी वैमनस्य में उलझे रहते थे। तो इस प्रकार से विभिन्न समस्याओं के रहते जो है विधानसभा अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने में नाकाम साबित हुई थी। तो सबसे पहली जो समस्या जिस पे हमने चर्चा की वो राजा की थी, जो कि विदेशों में रह रहे फ्रांसीसियों के साथ मिल करके इन क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए षड्यंत्र रच रहा था। दूसरी समस्या बास्तील के पतन के बाद जो है
जो कुलीन लोग राजा के समर्थक थे, जो चाहते थे कि राजतंत्र की पुनः स्थापना हो जाए, वो भी राजा के ही पक्ष में थे और वो भी क्रांति को दबाने के लिए विभिन्न गतिविधियां कर रहे थे। चाहे वो फ्रांस में ही रह रहे थे, चाहे वो किसी अन्य जगह पर रह रहे थे। उनमें जो है फ्रांस के राजा लुई 16वें के 2 भाइयों की हम बात कर सकते हैं, और जो कि इन क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने में विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे थे। तीसरा हमने बात की पादरियों की, कि पादरियों ने जो उनके लिए सिविल संविधान बनाया गया था उन पे साइन करने से मना कर दिया। तो ये भी समस्या जो है विधानसभा के सामने मुख्य समस्या बन गई। चौथी समस्या हमने बात की है उसके सदस्यों की, कि जो उसके सदस्य थे वो विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड थे, संविधानवादी और गणतंत्रवादी, राजतंत्रवादी और जो है सेंटर दल के सदस्य। तो इस प्रकार से ये समस्याएं विधानसभा ने सहन की और उनके लिए जो है आगे बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हो गई। तो अब हम बात करते हैं विधानसभा की उपलब्धियों की। विधानसभा ने क्या क्या जो है उपलब्धियां हासिल की, इनमें सबसे पहले जो है बात करते हैं हम विधानसभा ने जो है एक कानून पास किया जिसमें उसने फ्रांस से पलायन किए हुए विभिन्न देशों में रह रहे लोगों के लिए ये कानून था। उसमें ये कहा गया कि या तो तुम वापिस आके फ्रांस में ही रहने लग जाओ, फ्रांस की नागरिकता जो है तुम कबूल कर लो और फ्रांस के खिलाफ तुम राजा के साथ मिलकर षड्यंत्र ना करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और वो संपत्ति जो है राज्य की संपत्ति हो जाएगी, ना कि तुम्हारी संपत्ति। तो इस तरह से जो है उनको उनके अधिकारों से और उनकी संपत्ति से वंचित करने का जो डरावा था वो जो है उनको दिया गया, और उसके कारण जो है एक राजा के और आम जनता के बीच में जो मतभेद थे, राजा के और विधानसभा के बीच में जो मतभेद थे वो और ज़्यादा गहरे हो गए, क्योंकि यहाँ राजा ने सोचा कि उसकी शक्तियों पे अब और ज़्यादा पाबंदी लग गई है। तो इस प्रकार से जो है पहली और मुख्य उपलब्धि जो है विधानसभा की रही कि उन्होंने जो विदेशों में रह रहे फ्रांसीसी थे उन पे जो है अंकुश लगाने का प्रथम कार्य किया था। दूसरी जो उपलब्धि थी वो ये थी कि विधानसभा ने जो पादरियों का संविधान था उसके अनुसार पादरियों को शपथ लेने की आज्ञा दी और कहा कि आप लोग जो है जो नया सिविल संविधान आपके लिए बनाया गया है उस पर हस्ताक्षर करो और उसके अनुसार शपथ लो, और उसके अनुसार शपथ लेके ही आप जो है आपके धार्मिक आचरण और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करो, और आपका जो वेतन है, जो संपत्ति है वो आपके ही दायरे में रखी जाएगी। लेकिन उन्होंने पादरियों ने ये स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया कि वो शपथ नहीं लेंगे। तो यहाँ पे विधानसभा ने उनके सामने प्रस्ताव एक और ये रखा कि यदि तुम शपथ नहीं लेते हो तो तुम्हारी सारी संपत्ति फ्रांस की संपत्ति हो जाएगी और उसको जब्त कर लिया जाएगा। ये दूसरी जो है मुख्य उपलब्धि कही जा सकती है। और यहाँ पे एक इतिहासकार हैं वो केटलबी, वो कहते हैं कि वो स्थापिका सभा भागे हुए कुलीनों और पादरियों की आड़ में राजतंत्र पे चोट पहुंचाना चाहती थी। तो इस तरह से राजतंत्र पे चोट करने का भी मुख्य तरीका था। राजा को भी वो सबक सिखा रहे थे और जो है यहाँ पे राजतंत्र पतन की ओर जा रहा था, और जो कुलीन और पादरी लोग थे उनकी शक्तियों पे भी वो अंकुश लगा रहे थे। यहाँ से जो है आगे ये फ्रांस यहाँ व्यवस्थापिका सभा या विधानसभा के इस कार्य से आगे जो है क्रांति का मार्ग प्रशस्त हो गया। यहाँ पे तीसरी जो मुख्य सफलता थी वो थी कि राष्ट्रीय सभा द्वारा शुरू किए गए सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए, और फ्रांस में जो है आगे जो नोट उन्होंने प्रचलित किए थे, जैसे कि मुद्रा अवस्था जो पहले थी उसमें बदलाव करके अब जो है उन्होंने कागजी मुद्रा को, नोटों को चला दिया था। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में नोटों के चलन के कारण जो है नोटों का मूल्य गिर गया था, और नोटों का मूल्य गिर गया था और विधानसभा ने इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया। करों की वसूली की गई और यहाँ पे जो है करों की वसूली के बाद जो है अनाज के भी बंटवारे का प्रावधान किया गया और समाज कल्याण के लिए भी जो है ये एक अच्छी पहल थी। तो इस प्रकार ये उपलब्धियां विधानसभा ने अपने शुरुआती कार्यों में जो है प्राप्त की थी। इसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा के काल में फ्रांस का युद्धों में उलझे रहना। विधानसभा के काल में फ्रांस का
युद्धों में उलझे रहना। तो क्रांति की आड़ में जो है राजतंत्र की जड़ें जो है ढीली होने लगी थी और लुई 16वां जो है मदद के लिए ऑस्ट्रिया के सम्राट और प्रसा के सम्राट की तरफ गया और लुई 16वें ने शब्द कहे ऑस्ट्रिया और प्रसा के सम्राट को कि यदि जो ये स्थिति है फ्रांस की ये पूरे यूरोप की हो सकती है तो इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी कि जो स्थिति है ये फ्रांस में ही इस स्थिति को दबा दिया जाए, यानी कि जो गणतंत्र की जो जड़ें हैं ये अभी से उखाड़ के फेंक दी जाए और राजतंत्र की जो है फ्रांस में स्थापना कर दी जाए तो पूरे यूरोप में जो है आगे गणतंत्र की स्थापना नहीं होगी। तो ये शब्द कह के जो है उसने फ्रांस और प्रसा और ऑस्ट्रिया के सम्राट के सामने जो है मदद की गुहार लगाई और यहाँ पे प्रसा और ऑस्ट्रिया के सम्राट ने फ्रांस के सम्राट लुई 16वें को सहयोग करने के लिए जो है सहयोग की अपील को मान करके उसका साथ देने का निश्चय किया और वो जो है सशस्त्र सेना के साथ आकर के उसका सहयोग करने लग गए और यहाँ पे वो उसके सहयोगी हो गए। तो इस प्रकार 20 अप्रैल 1792 को फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस घोषणा में जो है लफायते ने भी जनता ने भी जो है लफायते को युद्ध का मुख्य सेनापति घोषित कर लिया और इस तरह से पहली मुठभेड़ यहाँ पे आवश्यक हो गई। लफायते के नेतृत्व में जो है आम जनता इकट्ठी हो गई और वो जो है ऑस्ट्रिया की जो युद्ध की घोषणा थी उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और लफायते के नेतृत्व में वो जनता जो है इकट्ठी हो गई और जनता के एकजुट होने के बाद 1792 में जो है उन्होंने देखा कि आक्रमण की जो तैयारियां हैं वो तुइलरी के महल में जो है पूरी तरह से चल रही है और वहां पे सशस्त्र बल इकट्ठे हुए हैं। तो 1792 में तुइलरी के महल पे उग्र भीड़ ने जो है हमला बोल दिया और वहां पे राजा का बहुत ही अपमान हुआ। राजा को अपमानित करती हुई जनता ने विभिन्न जो है शब्द कहते हुए नारे लगाए, जिसमें जो है उन्होंने ये नारे लगाए कि जो है जो आदेश हैं आदेशों पे हस्ताक्षर करो। आदेशों पे हस्ताक्षर करने का मतलब था कि जो फ्रांसीसियों का जो फ्रांसीसी विदेशों में रह रहे थे उनके लिए जो आदेश विधानसभा ने बनाया था कि उन पे उस आदेश पे हस्ताक्षर करो, वो राजा के लिए था और पादरियों के लिए भी नारे लगाए कि पादरी मुर्दाबाद की पादरी जो है गणतंत्रवादियों का साथ नहीं दे रहे हैं तो वो भी उनको भी जीने का कोई हक नहीं है। तो इस प्रकार से भीड़ ने नारे लगाए और भीड़ जो है राजमहल का मेन द्वार को तोड़ करके और वहां पे जो पहरेदार थे अंगरक्षक थे उनको जो है कुचलती हुई अंदर बढ़ गई और जो है राजा को खूब अपमान यहाँ पे सहना पड़ा। तो उसके बाद जो है बात करते हैं हम, यहाँ पे हमने बात कर ली है विधानसभा की चुनाव प्रक्रिया की। फिर विधानसभा के सामने जो प्रारंभिक कठिनाइयां थी वो क्या आई थी, उसने क्या क्या सफलताएं प्राप्त की और यहाँ पे जो है विधानसभा के काल में फ्रांस कैसे युद्धों में उलझे रहा। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं ब्रुसविक की घोषणा और तुइलरी पर आक्रमण। जो तुइलरी पर जनता के आक्रमण से जो भयभीत प्रशा था, प्रशा ने फ्रांस की सहायता करने हेतु 25 जुलाई 1792 को जो है अपनी सेना भेज दी और यहाँ पे जो है उन्होंने घोषणा की कि यदि किसी ने राज परिवार को लुई 16वें और राज परिवार को जो है कष्ट पहुंचाने की कोशिश की तो उसको उसके जो है ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये जो है फ्रांस और प्रशा की ओर से घोषणा थी और इस घोषणा के मद्देनजर जो है इधर आम जनता की भीड़ का जो मुख्य सेनापति था लफायते के नेतृत्व में लफायते के नेतृत्व में जो फ्रांसीसियों की जो आम लोगों की जो सेना थी उसने और इधर जो है फ्रांस और प्रशा की
ऑस्ट्रिया और प्रशा की जो संयुक्त सेना थी उसने राजा की ओर से जो है आक्रमण कर दिया। तो इस युद्ध में जो है जनता की हार हुई और जनता में जो है एक निराशा का सा माहौल यहाँ पे बन गया। तो 10 अगस्त 1792 को तुइलरी के महल पे जो है उन्होंने पुनः आक्रमण कर दिया। यहाँ पे जनता ने जो है पहरेदारों को मार डाला और पहरेदारों को मारने के बाद जो है राजा ने भागकर जो है व्यवस्थापिका सभा में ही शरण ली। तो इस प्रकार से एक बार यहाँ पे इस जीत से जनता में जश्न का माहौल था और इस जीत के बाद जो है धीरे धीरे उन्होंने अपनी असफलता को सफलता में बदलने का काम किया और आगे के जो युद्ध थे उसमें जो है आम जनता की जो सेना थी, आम जनता की जो भीड़ थी, उनका जो है फ्रांस, ऑस्ट्रिया और प्रशा की सेनाओं को उन्होंने बड़ी आसानी से हरा दिया। यहाँ पे राजा को बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़ा और राजा को जो है उन्होंने बंदी बना दिया। तो इस प्रकार से राजतंत्र की समाप्ति, राजतंत्र की समाप्ति। तो यहाँ पे जो है 10 अगस्त 1792 को विचार विमर्श के बाद लुई सोलवे को जो है उसके पद से हटा दिया गया और यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना कर दी गई, जो कि राष्ट्रीय संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था उसके तहत जो है गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। लुई सोलवे को उसके पद से हटा दिया गया और यहाँ पे संवैधानिक शासन को लागू कर दिया गया। ये जो है मुख्य सफलता जो है व्यवस्थापिका सभा की कही जा सकती है कि उन्होंने यहाँ पे राजतंत्र को पूर्ण रूप से जो है खत्म करने की पहल की थी। तो 10 अगस्त 1792 को राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत हो गया। सितंबर हत्याकांड 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रशा की सेनाएं जो है जैसे ही जो है फ्रांस की सेनाओं की ओर बढ़ रही थी, उनमें जो है एक आक्रामक मुठभेड़ हुई जिसमें जो है यहाँ पे जनता, आम जो फ्रांसीसियों की जो सेना थी उन्होंने जो है प्रशा और ऑस्ट्रिया की सेनाओं को हरा दिया था। तो ये इस हार के बाद धीरे धीरे उनके जो भी आपसी मुठभेड़ हुई उसमें जो आम जनता की जो भीड़ थी वो जो है अब सफलता की ओर जो है अग्रसर थी। वो सारे ही युद्धों में जो है सफलता पाती गई और यहाँ से ऑस्ट्रिया और प्रशा की सेनाओं को उन्होंने बड़ी बुरी तरह से खदेड़ दिया। यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा रक्तपात अब हर दिन हो रहा था कि जो भी ऑस्ट्रिया प्रशा की सेना में से अब बच रहा था उनको वो पकड़ पकड़ के मार रहे थे। तो इतना ज़्यादा क्रूरता का और इतना ज़्यादा रक्तपात का माहौल तैयार हो गया फ्रांस में। और ये जो तीसरा जो चरण था राष्ट्रीय सभा के बाद संविधान सभा और फिर ये व्यवस्थापिका के कार्यों का जो तीसरा चरण था, इसमें भारी मात्रा में रक्तपात हुआ। हालांकि यहाँ ये थोड़े से लक्ष्यों को पाने में सफल हो गई, लेकिन इस सितंबर माह में जो ये ऑस्ट्रिया प्रशा की संयुक्त सेनाओं ने फ्रांसीसी लोगों पे जो हमला बोला था, इसमें जो है फ्रांसीसी लोगों की जीत और जो इस भारी रक्तपात ने जो है सितंबर 1792 को जो है हत्याकांड, सितंबर हत्याकांड का नाम दे दिया और सितंबर हत्याकांड के नाम से जो है ये फेमस होगी, ये जो तारीख थी फेमस हो गई। तो इस प्रकार से भारी रक्तपात के कारण सितंबर हत्याकांड के नाम से उस घटना को जाना जाता है और यहाँ से पूरी तरह से जो विदेशी सेनाएं थी उसको फ्रांसीसी सेनाओं ने फ्रांस से खदेड़ दिया। तो इस प्रकार से ये उनकी विजय थी और इसमें भारी मात्रा में रक्तपात हुआ, दोनों ओर से भारी मात्रा में लोगों की जानें गई और दोनों ही सेनाओं ने एक दूसरे पे भारी अत्याचार किए। तो इस प्रकार से यहाँ पे फ्रांसीसी लोगों की जीत हुई। तो ये अल्पकालीन जो समय था व्यवस्थापिका सभा का, अक्टूबर 1791 से सितंबर 1792 तक, तो इसमें जो है कुछ एक लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए और बहुत सारी कमियों के रहते हुए व्यवस्थापिका सभा का अंत हो गया और उसने अपने उत्तराधिकारी सभा नेशनल कन्वेंशन को बाद में जो भी समस्याएं थी वो उत्तराधिकार में जो है नेशनल कन्वेंशन को आगे मिल गई। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका सभा के अल्पकालीन शासन में फ्रांस युद्धों में उलझा रहा, बहुत सारी समस्याएं जो हैं उसके सामने रही। राजतंत्र की यहाँ पे पूर्ण रूप से समाप्ति हो गई, गणतंत्र यहाँ पे लागू हो गया, लुई सोलवे को उसके पद से हटा दिया गया और इस प्रकार से एक मुख्य जो सफलता उन्होंने हासिल की होती राजतंत्र की समाप्ति की।
तो जो ये राजतंत्र की समाप्ति की और जो है यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना की जो शुरुआत थी, और ये एक मुख्य सफलता फ्रांसीसी लोगों ने जो है हासिल की थी। तो व्यवस्थापिका सभा या विधानसभा की एक मुख्य सफलता के रूप में जो है इसको याद किया जाता है। और यहाँ पे सितंबर हत्याकांड के रूप में भी जो है इस घटना को हम भुला नहीं सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रांसीसी लोगों की भी मृत्यु हुई थी और भारी मात्रा में रक्तपात हुआ था। यहाँ पे जो है उन्होंने जो छोटी छोटी जो उपलब्धियां हासिल की थी, जैसे कि विदेशों में रह रहे फ्रांसीसियों की संपत्ति को उन्होंने जब्त कर लिया, उन पे अंकुश लगा दिया। राजा ने जब इसकी अवहेलना की तो उन्होंने राजा को उसके पद से पदच्युत कर दिया, और यहाँ पे जो है पादरियों के ऊपर अंकुश लगा दिया गया और उनके संपत्ति को जब्त करने का जो है उनके ऊपर धमकी भरा जो है आदेश उनके ऊपर थोप दिया गया। तो इस प्रकार से जो है फ्रांस की जो व्यवस्था थी वो अब राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गई थी। अब जो है आने वाले समय में ये जो व्यवस्थापिका सभा का अल्पकालीन समय था, इसने अपने जो भी कमियां रह गई थी उसको अपनी उत्तराधिकारी संस्था नेशनल कन्वेंशन को दे दिया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने व्यवस्थापिका सभा के बारे में पढ़ा था, इसकी जो संरचना थी, इसकी चुनाव प्रक्रिया थी, उसके बारे में पढ़ा, इसकी कमियों, इसकी उपलब्धियों को देखा, कैसे इसने फ्रांस को युद्धों में उलझाए रखा, आम जनता का रक्तपात हुआ और लुई 14वें के जो है शासन तंत्र का, राजतंत्र का पूर्ण रूप से अंत हो गया और यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हो गई। तो ये अपने लक्ष्यों को पूर्ण रूप से न पा सकी और आगे के जो कार्य थे वो नेशनल कन्वेंशन ने किए। तो नेशनल कन्वेंशन क्या थी और आगे उसने क्या उपलब्धियां हासिल की, उसमें भी क्या कमियां रही थी, या फिर जो है वो अपने लक्ष्यों को पूर्ण रूप से पाने में सफल हो गई, तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए जो है इतना काफ़ी है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप जो है मुझसे मैसेज के द्वारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। धन्यवाद।